Thomson's atomic model failed because it was not able to explain alpha particle scattering experiment. Now, drawbacks of Rutherford's atomic स्टैंडर्ड और बेसिक क्या होता है? हाँ ये बता दो। स्टैंडर्ड का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा सवाल आएंगे बुक के अलावा, और बेसिक का मतलब है बुक क्या है। सर ये तो बस 10th में चूज करना होता है, 9th में नहीं होता है। अगर बेसिक करोगे तो बुक क्या आएंगे। सर बट ये तो 10th में होता है ना। लेकिन मैं बता दूं मोस्टली 95% लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, हाँ हम भी स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर आपको आगे मैथ लेनी है तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, और अगर बायो लेनी है तो फिर बेसिक ले सकते मैं तो वैसे बेसिक तो बायो स्टैंडर्ड। नाउ अब जरा देखें कि ड्रॉबैक्स इनका क्या है। When charge particle accelerate, अगर charge particle accelerates, then it radiates rotation, it radiates energy. ये क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है? फिर से देखो, कोई भी अगर पार्टिकल है वो अपनी वेलोसिटी बदल ले, स्पीड बढ़ाता चला जाए, तो क्या उसमें एक्सीलरेशन होता है स्पीड, और अगर वो अपनी डायरेक्शन बदल ले तो भी क्या एक्सीलरेशन होता है। किसी एक न एक केस में तो एक्सीलरेशन होता ही है। अगर हमारा ये जो रदरफोर्ड में ये इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा ऐसे, वैसे तो मैं साइड से देख रहा हूँ तो ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसे देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या हर पल अपनी डायरेक्शन बदल रहा है? यस सर। क्योंकि मुड़ रहा है। तो इसलिए ये एक्सीलरेट कर रहा है। When charge particle accelerate, it radiates energy। जैसे सन से रेडिएशंस आते हैं, सन से एनर्जी रेडिएट होती है, हम लोगों को मिलती है कि नहीं। सो इसी तरीके से रेडिएशन एनर्जी क्या होती है, जो वैक्यूम में भी चल सके उस एनर्जी को क्या कहते हैं? रेडिएशन एनर्जी। सो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रेवल और ट्रांसमिट इन वैक्यूम इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी। और विकिरण ऊर्जा, वो ऊर्जा जो वैक्यूम या निर्वात माध्यम से चल सके उसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी। तो अब जरा देखो ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी जेम्स मैक्सवेल ने, कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो उसमें से क्या होगा बताओ? एनर्जी निकलेगी। अगर किसी चीज में ये है, बताओ इसमें अभी एनर्जी है कि अभी ज्यादा एनर्जी है? यहाँ से गिरे तो ज्यादा काम करेगा कि यहाँ से गिरे तो ज्यादा काम करेगा? ऊपर में ज्यादा एनर्जी है कि नहीं? अच्छा गिरे जमीन पे तो अब इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो अगर इसने अपनी एनर्जी निकाल दी, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा है? हाँ। इसको हम क्यों कहेंगे ये एक्सीलरेटिंग है? क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन बदल रही है। और इसमें से अगर कुछ एनर्जी निकल गई तो क्या एनर्जी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी तो वो इसके अट्रैक्शन में, सेंटर के अट्रैक्शन में इसके पास आ जाएगा। जैसे ये पेन अर्थ के अट्रैक्शन में पास आ गया था कि नहीं, इसकी एनर्जी कम हो गई थी। बोलो बात सही है? तो ये इसके पास आ जाएगा। अब पास आ जाएगा लेकिन फिर भी इसका एक्सीलरेट होना जारी रहेगा क्या? तो ये और पास आ जाएगा और पास आ जाएगा, और हर पल क्या इसमें से रेडिएशंस निकलते ही रहेंगे, क्योंकि तो गोल गोल घूम रहा है। और पास आते आते ये स्पाइरल पाथ में इसके अंदर गिर जाएगा। ये किस पाथ में गिर जाएगा? स्पाइरल पाथ का मतलब सर्पिलाकार, जैसे सर्प होता है ना, कुंडली मार के बैठा रहता है और ऐसे किए रहता है, तो वही स्पाइरल पाथ कहलाता है। तो इस तरीके से then it radiates energy. So in Rutherford's model, electron accelerates, ये तो accelerate कर रहा है, so it should, ये क्या करेगा बताओ?
इट विल रेडिएट एनर्जी। तो क्या ये रेडिएट करेगा एनर्जी? एनर्जी एंड विल कम कंटिन्यूअसली क्लोजर। कंटिन्यूअसली किसके क्लोजर आता जाएगा? क्लोजर टू न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ। किस पाथ में? स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ का मतलब है सर्पिलाकार पथ पर। सर्प होता है ना, तो स्पाइरल, स्पाइरल समझते हो? इस तरीके का कॉइल, जो घड़ी की कॉइल होती है, तो इस तरीके से घड़ी जो होती है ना, जिसमें चाबी भरते हैं, या ऐसे कुछ खिलौने भी आते हैं ना उनकी स्प्रिंग में से। अच्छा, एंड अल्टीमेटली फॉल इन न्यूक्लियस। और किसमें गिर जाएगा? फॉल इन न्यूक्लियस विद इन 10 to the power -8 सेकंड। कितने सेकंड में गिर जाएगा? ये सेकंड बहुत कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सेकंड ही लगेंगे बस गिरने में? बस So Rutherford's model is not stable for more than this much second. कुछ ज्यादा सेकंड नहीं है। हाँ, बहुत ही कम देर में गिर जाएगा, तो इससे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। So Rutherford मॉडल सर वो जेम्स मैक्सवेल और जेम्स चैडविक वो अलग अलग है। चैडविक अलग है। जेम्स चैडविक ने तो मॉडल इज न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर not किया। stable जेम्स चैडविक for more than तुम्हारे पहले कहाँ पे बोलेगा? ये तो नहीं हुआ था। 10 to the power -8 seconds. So as it could not explain James Maxwell theory, क्योंकि जेम्स मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सका और ये स्टेबिलिटी नहीं पाएगा इसमें ना उनके थ्योरी के हिसाब से, सो इट फेल्ड। इसलिए ये क्या हुआ? इट फेल्ड, इसलिए ये फेल हो गया। नाउ अब जरा मुझे देखो, ये बताओ कि गरिमा, क्या आप मुझे कुछ इसके बारे में बता सकती हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया? क्यों फेल हुआ? चलो साक्षी। जो चार्जेस है वो एक्सीलरेट करते हैं, और जब एक्सीलरेट करते हैं तो रेडिएशन जो एनर्जी है वो रेडिएट करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो रदरफोर्ड के जो मॉडल में था, इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट करते हैं तो उनसे भी एनर्जी बाहर निकलती है। तो जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो कम हो जाएगी, तो उससे उनका जो सर्कुलर पाथ है वो न्यूक्लियस की They will come closer to वो न्यूक्लियस के पास आएंगे इन स्पाइरल पाथ, उससे फिर एनर्जी कम होते होते और पास आएंगे तो वापस फिर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, तो जो एटम है वो स्टेबल नहीं रह जाएगा और बहुत कम समय के लिए वो स्टेबल हो जाएगा। सही है। मैं और बिल्कुल रिफाइन में चाहता हूँ कि जैसे इनामी सवाल चलता है, वो लोग देखेंगे कि कौन बिल्कुल बहुत ही टैलेंटेड बच्चा। और रदरफोर्ड मतलब कि जेम्स मैक्सवेल ने बताया था कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है प्रोटॉन न्यूक्लियस के आसपास, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिससे वो एक्सीलरेट बोलो, रिवॉल्व नहीं बोल सकते। एक्सीलरेट करता है, तो उसमें वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिससे उसका जो पाथ है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है और वो बहुत क्लोज आ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 10 to the power 8 सेकेंड में -8 सेकेंड में वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। तो इसलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल। जेम्स मैक्सवेल ने ये भी नहीं बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसा करे, उन्होंने चार्ज पार्टिकल के लिए कहते हैं। यहाँ भी आपसे अब मैं सौम्या से पूछता हूँ, मुझे इनसे उम्मीद। सर बस एक सेकेंड। एक दो बच्चे हैं, ईशान भी बता सकता है। एकलव्य आए कि नहीं? एकलव्य भी तो हैं। When charged particle accelerates, then it radiates energy. When charged particle accelerates, then it radiates energy. This line was said by James Maxwell, but in Rutherford's model,
electrons revolve, accelerates in circular paths and radiates energy ultimately as they revolve around the circular paths and go into ये ठीक बोल रही हूँ, यहाँ तक ठीक है, बोलो आगे। in circular और उधर paths. मत देखो, उधर मत देखो। Sir, एक second. Ultimately, the energy. Ultimately, they come closer to nucleus and in their spiral paths. यशिका बताओ। When charged particles accelerate, then it radiates energy by James Maxwell. When electrons accelerates around nucleus, then it radiates energy and fall into the nucleus within 10 raised to the power minus 8 seconds in spiral path. So Rutherford model failed. ये लाइन और बोल देती है, इसको रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10। ये लाइन जरूरी थी, बोलो। When charged particles. In the Rutherford model, the electrons accelerate continuously and release radiant energy and come closer to nucleus. When come closer to nucleus and ultimately fall in nucleus in a spiral path. Fall in spiral path in 10 to the power minus 6 seconds. So the Rutherford model was not. The Rutherford model was not stable within 10 to the power. For more than 10 to the power minus 6 seconds. So why Rutherford model? बस ठीक है, इसको लिख लीजिए। वर्डिंग ज़्यादा नहीं बदल सकती, हमें पूरा चाहिए, वर्ड बदल दो, पूरा लिखो तो सही है। Sir, एक मिनट आना मत। हाँ ठीक है, ये लो। Wording अपनी मत, अगर पूरा एक हमें मैटर पूरा चाहिए, वर्डिंग कुछ भी हो। हाँ मैटर पूरा रहेगा बट बिल्कुल ही बदल बिल्कुल दे नहीं, बाल पत्नी बदल दो, हमें मैटर पूरा देना। पता चलेगा बात ये जो लिखा है वो उधर से थोड़ा सा भी कनेक्टेड है। हाँ ना पता चले। हाँ ठीक है कुछ और सही चीज पूरी लिख दो। हाँ ये लो। मिल गया सबको, आपको मिला बेटा? चलो बिल्कुल पता ही नहीं अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ और ये बताना जरूरी है। सर एक सेकेंड ये अरे हाँ, ये दिखाना पड़ता है कि उसमें गिर गया और पैरों के साथ, कि मतलब ये आ रहा है और धीरे धीरे ये क्या है, न्यूक्लियस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अभी लिख तो लिया होगा इतनी देर में। दो लाइन सर डायग्राम मोमेंट लास्ट की दो ठीक लाइन है। छोड़ देना ठीक है, छोड़ दी। करो फटाफट। सर पहले वाला चेक हो गए थे। Check. So there is no need to extend it anymore. जब इसमें इतनी कमियां हैं तो क्या इसको आगे डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं। Now let us switch over to some better model. Bohr's model Bohr's model Bohr's Bohr's and model of Berry. atom. Bohr's and Berry and Bohr सर सॉरी जैसे जर्मन तो बोर ने क्या बताया? बोर मॉडल ऑफ एटम, ध्यान दो, बोर मॉडल ऑफ एटम ये केवल एक पोस्टुलेट था। व्हाट डज इट मीन बाय पोस्टुलेट? ये ठीक बता रहे हैं, पूरी परिकल्पना। इट इज एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस, जैसा कि नेहा ने बताया। सो पोस्टुलेट का मतलब वो किसी फैक्ट पर आधारित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं?
Posturing. हाँ, that is That's higher. so That is इन्होंने बताया कि नील बोर ने ये दिया, नील्स बोर was born in Copenhagen. So सर इसको बोर्जेनबेरी भी बोलते हैं ना? नील्स बोर ने ये मॉडल दिया और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि मेरा जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है सन के चारों। हाँ, यानी जैसे सर के चारों? जैसे इन्होंने कहा मॉडल ऑफ रदरफोर्ड इज रिजेंबलिंग विथ सोलर सिस्टम। हाँ। जैसे सोलर सिस्टम में सन है तो सन के चारों तरफ कोई प्लेनेट यहाँ घूम रहा है, कोई प्लेनेट ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, कोई ऐसे घूम रहा है, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ घूम रहा है और सब अलग अलग ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि कोई वो नहीं है कि यहाँ घूमे वहाँ घूमे, जिसकी जहाँ मर्जी है अपना दौड़ लगाना शुरू कर दे, मेरी परिक्रमा करे। तो वो सोलर सिस्टम बनाया उन्होंने, कोई दूर घूम रहा है कोई पास घूम रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, देयर आर ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन को घूमना है और लेकिन वहाँ घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ऐसा बोल दिया। लोगों ने बोला क्यों नहीं करेगा, बोलेंगे ये हाइपोथेसिस है, ये मेरी कल्पना है, नहीं करेगा। अगर वहाँ घूमेगा तो नहीं करेगा। मतलब इट इज ए पैच वर्क, जैसे पैबंद लगता है किसी चीज में, कुछ फट जाता है तो कपड़ा एक पैच लगा देते हैं नहीं मैक्सवेल पे। तुमने अब कोई बोल ही नहीं पाया, परिकल्पना को कोई क्या बोले। ये मेरी कल्पना, ये पेन एक घोड़ा है, अब एक कल्पना खुद ही वो बोल रही तो क्या है, घोड़ा है। गलत नहीं हो सकता। मेरी नो, ओनली पहला पोस्टुलेट क्या है, ओनली सर्टेन स्पेशल। ये रदरफोर्ड का मॉडल है जिसमें कितने भी दूरी पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घूमेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर वहाँ पे। अब ये जो चीज उन्होंने बता दी, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, उसे क्या कहेंगे, दैट इज known as discrete। डिस्क्रीट का मतलब है बिल्कुल आइसोलेटेड, अलग अलग थलग ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर allowed inside atom। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट ही हो सकती है। फिर से समझो, इन्होंने कहा नील्स बोर ने कि जो मेरी पहली ऑर्बिट है वो कुछ डिस्टेंस पे होगी, वो डिस्टेंस मान लो अगर r डिस्टेंस पे है तो जो दूसरी ऑर्बिट होगी वो 4r डिस्टेंस पे ही हो सकती है, और जो दूसरी ऑर्बिट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 4r, और जो तीसरी ऑर्बिट होगी वो कितने, 9r, और जो चौथी ऑर्बिट होगी वो कितने पे होगी, 16r। उन्होंने कहा मेरी जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स्ड है, अगर वो वहां रोटेट करेगा तो उसे एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, और उन्होंने कहा उसकी एनर्जी का फार्मूला दिया। लोगों ने कहा हाँ इनका फार्मूला भी सही आ रहा है। इन्होंने इसके आगे जो जो चीजें बताई, उन्होंने कहा यद्यपि मुझे इसका प्रूफ नहीं पता, लेकिन आप इससे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालोगे वो बिल्कुल मैच करेंगे आपके हर, और इनकी हर चीज मैच की। तो इसलिए जब ऐसे हाइपोथेसिस हो तो गिर जाए, लेकिन साइंटिस्ट जो कह रहा है तो हाइपोथेसिस, मुझे मालूम नहीं इसका कैसा प्रूफ है, लेकिन इसके बेसिस पे मेरे जितने भी कैलकुलेशंस हैं। क्वांटम का मतलब समझते हो, पैकेटाइज, दूध पैकेट में आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, क्वांटम का क्या मतलब है, पैकेट। तो यहाँ एनर्जी इस पैकेट में होगी या इस पैकेट में होगी या इस पैकेट में होगी या इस पैकेट में। भाई इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, तुम्हारा पेन यहाँ है तो उसके पास उसी हिसाब से एनर्जी है, यहाँ है तो अलग एनर्जी, इसके बीच की तो कोई एनर्जी नहीं है ना। वो बोल दिया कि या तो
250 ml का दूध मिलेगा या आधा लीटर का या 1 लीटर का पैकेट, तुम कह दोगे 360 ml का, जरा काट के दे दो मेरे लोटे में। कहेगा यहाँ चीज़ें पैकेटाइज्ड मिलती हैं, चले जाओ यहाँ से, ऐसे मत लो। तो पैकेटाइज्ड है, तो इसलिए जो बोहर की फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स है, इसके पीछे वाले की है तो क्लासिकल फिजिक्स है। जब तुम 11th में जाओगे तो पूछा जाएगा तुमसे, तुम क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्टेड रहते हो कि क्लासिकल में? तो जो न्यूटन की पढ़ता है, मोशन पढ़ा जिसने, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, B = U + AT पढ़ा, तो वो न्यूटन की फिजिक्स है, उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल। और जो इन्होंने बताई वो कैसी है? क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स दो तरीके की है, क्वांटम फिजिक्स जहाँ चीजें पैकेटाइज हों, मतलब फिक्स हो। तो हमारे पास 11th में ऑप्शन आता है क्वांटम और चीज का क्लासिकल ऑप्शन मतलब तुमसे लोग बात करेंगे, तुम्हें क्या इंटरेस्टेड है, तो आप एक लॉरेट की तरह, विद्वान की तरह बात करोगी कि लेमैन की तरह करोगी, एक अनाड़ी की तरह की खिलाड़ी की तरह? विल यू टॉक लाइक लेमैन और लॉरेट? यस। सो पहला, अगर लॉरेट की तरह बात करती हो तो पहला पोस्टुलेट बताओ। ये ठीक बता रही हैं, आप भी बताइए। Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside atom. रिपीट करो। बहुत अच्छा। Only certain special orbits known as discrete orbits of electron are allowed in atom. ओनली सर्टेन। डिस्क्रीट का मतलब एक होता है कंटिन्यूअस। रदरफोर्ड वाले पूछता है सन से यहाँ घूम ले, हाँ घूमो घूमो, अच्छा थोड़ा और, हाँ घूमो घूमो, कहीं भी घूमो घूमो। अब वहाँ कंटिन्यूअस था, इसने कहा नो हियर और देयर, ये डिस्क्रीट हो गई, अलग अलग। डिस्क्रीट का मतलब विलगित। सो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है। इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ओनली इसके- सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड Of electron. Of electrons are allowed inside atom. atom. Repeat करो. Only certain orbit between known as discrete. बोलो सृष्टि। Only certain special orbits are called discrete orbits are allowed. Of electron are allowed inside the atom. अच्छा बताया, मैं बोलूं। बहुत Sir. बढ़िया। इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा बता दिया। सेकंड देखो। Sir, then इसके according to Rutherford का atomic model फेल हो गया। रदरफोर्ड का मॉडल मतलब इनका गलत पोस्टुलेट हो है, गया। रदरफोर्ड का मॉडल गलत था, ये उससे इम्प्रूव्ड है, इसीलिए बाद में आया। तो वो गलत था ना? गलत तो था ही, वो फेल हो गया मैक्सवेल का, वो कर नहीं पाया। और फिर इन्होंने जो दिया वो बहुत सारी चीज़ों पे खरा उतरा। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ठीक बताता था, उसकी वेवलेंथ ठीक बताता था, उसका रेडियस ठीक बताता था, जितने फिजिकल पैरामीटर थे सब सही बताता था। मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है सेंटर से, बहुत सारी चीज़ें ठीक बताता। अब आगे देखो, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, उन्होंने कहा कि ये हमारी स्पेशल ऑर्बिट है, इसमें घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। करे, ये एक तरीके का पैबंद है। बोले हमारी हाइपोथेसिस नहीं करेगा तो नहीं करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। यही इसके फेल होने का कारण भी बना, लेकिन यही सेकंड वजह से ही कारण बना। अब आगे चल के ये फिर 10th का इंतजार करो। अरे थॉमसन को रदरफोर्ड ने फेल किया और रदरफोर्ड को जेम्स मैक्सवेल। वाइल रिवॉल्विंग, इन्होंने सबको फेल किया। मैक्सवेल ने, और फिर बोर्ड को कौन करेगा? आगे चल वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब ये अलग अलग में करेगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, द इलेक्ट्रॉन। लेकिन कई चीजें इनके मॉडल की ले ली गई क्योंकि वो अच्छी थी। सर द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, डू नॉट, ये बोला मेरे वाले ऑर्बिट में करेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। सर हाँ। नाम बता सकते हो कि 10th में इसको किसने फेल किया? देख लो, ये क्वेश्चन में हम सोच रहे थे कि इतने बच्चों ने किसी ने नहीं पूछा, लेकिन इनका प्रश्न कितना वाजिब और कितना नेचुरल है कि अर्थ सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करती है तो सन में डूब क्यों नहीं जाती। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि देखो है ना टैलेंटेड,
कि और कोई होता तो ना पूछता, छोड़ देता, लेकिन इनका दिमाग कहाँ गया कि अर्थ सन के चारों घूम रही तो डूब क्यों नहीं जाती। तो इसका स्पाइरल में नहीं है वो। ये देखो आंसर भी बता दिया कि वो चार्ज्ड नहीं है। ये कितना नेचुरली हर चीज बता एज अर्थ इज नॉट चार्ज। या पहले से पढ़ रखा हुआ है नेट से, देखो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन भी पूछती हैं और साथ में जवाब भी दे देती हैं। इज इट नॉट चार्ज, सो इट इज नॉट लायबल टू ओबे जेम्स। मैक्सवेल को आपको इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। सर मैं No. दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन पे भी आएंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। आप दोनों पॉइंट बताइए। electrons are allowed inside the atom while revolving बोलो दोनों। certain special orbit known as discrete orbit are of electrons are allowed inside the atom. Number 2, while revolving in discrete orbits, electrons do not radiate energy. एक लाख रिपीट करिए। Only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom while revolving in discrete orbit. The electrons do not radiate energy. Only special certain orbits known as distinct orbits of electrons are allowed inside the atom while revolving around distinct orbits. The electrons do not emit radiates energy. Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside atom. Number second, while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. अच्छा, Only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom. Second, while revolving in discrete orbit of electron do not radiate energy. Only certain special objects known as discrete orbit of electron चलो सर सॉरी से क्वेश्चन हो रहा है। अभी और आएगा, 2 पॉइंट और जोड़ने फिर पूछे। क्या पूछा है? 2 पॉइंट 2 पॉइंट और जोड़ने दो ना, फिर चारों पूछेंगे। 4 एक पॉइंट सर, एक दो ही पॉइंट से सर, 2 ही तो है। हाँ ठीक है, 2 ही होने ये दो। इसके बाद अब these orbits क्या कहलाती हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट These orbits are called, ठीक है, orbits को shell भी कहते हैं। Energy level. Shells are called energy levels। तो ये जो इसमें इन्होंने बताया कि हमारे, ये देखो नीचे ये बोर का मॉडल है, ऐसे बनाओ। तो इसमें इन्होंने कहा कि ये जो मेरी ऑर्बिट है, शेल कहा जाए और इनके नंबर K, L, M और M दिए जाए। तो नीचे बोर का मॉडल बना है और इनके लिए जो n = 1 शेल नंबर भी दिया जाए। तो इनका शेल नंबर क्या है? 1 2 3 4। चलो तो बताओ शेल का नाम क्या है? K, L, M, N। और शेल का नंबर क्या है? n = 1, n = 3, समझ में आ गई बात? तो इसमें सबसे कम एनर्जी K की होगी कि L की होगी, अंशिका, या M की होगी, N की? क्योंकि K सबसे पास है।
और ज्यादा इसकी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे वे के से भरना शुरू करेंगे कि एम से, क्योंकि सबसे पहले कम एनर्जी जाएगी। तभी तो धरती पे अगर अनाज डालो तो पहले सबसे पास आता है ना, फिर तो भरते भरते दूर जाता है कि नहीं जाता है। धरती पे भी अगर तुम गेहूं डालो तो पहले पास गिरेगा कि पहले दूर गिरेगा। तो पहले क्लोजर ऑर्बिट, फिर वो भर जाएगी तभी तो ऊंचे जाएगा कि नहीं। अब देखो, तो तीसरी बात अब इन्होंने क्या कही, These orbits or shells दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, ये इनके एनर्जी लेवल्स हैं। ये सब इनके क्या हैं, यानी अगर आप चाहें तो इससे हर एक की एनर्जी निकाल सकती है 13.6, बाकी 13.6 और जो भी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इतनी एनर्जी है, और बाई एन स्क्वायर इनकी एनर्जी निकाली जा सकती है। तो एनर्जी निकाल ली इन्होंने, ये फार्मूला दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने मॉडल दिया, लेकिन हमें नहीं करना है, लेकिन एनर्जी निकाली तो जा सकती है ना, तभी तो एनर्जी लेवल कहा गया कि नहीं, इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। अब जरा देखो, इनको एनर्जी लेवल आ गया। अब पढ़ो इसके बाद क्या है, इन्हें किससे व्यक्त किया गया, और नीचे की लाइन पढ़ो, क्या इन्हें के एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया गया, और इनके साथ रिप्रेजेंट क्या किया गया। 1, 2, 3, 4 चलो अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। खत्म हो गया चैप्टर। बस ये 3 मॉडल हैं, अब थोड़ी बहुत इधर उधर करके हटाओ। अब देखो ऑन द बेसिस सब हो जाएंगे, अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। On the basis of Thomson model, how the atom is neutral as a whole? बोलो साक्षी, बोलो बेटा। The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom and the whole are electrically neutral. ये कोई सी बात। Nice. Total positive and electric and negative charge are वाटर कैनाल रेज 47 पेज नंबर पे भी तो 2 है। so कैनाल रेज इफ एन atom contains atom is electrically neutral as a whole in Thomson's model. सब 47 पेज नंबर पे भी 2 है। वो हम अलग से कराएंगे, आप लोगों को करा दिए गए, इनको अलग से कराएंगे। चीजें सिंपल ही रहने दे, वो ज्यादा ठीक है। कैथोड रे के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हमारा आगे का सब छूटेगा। सर तो अगर कैथोड रे एग्जाम में आ जाए आएगा तो हम कराएंगे ना उसको बाद में, आप लोगों ने तो कर रखा है। कैथोड रे कैथोड चलो, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम which subatomic particle is present in the nucleus? तो प्रोटॉन प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि उस समय किसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने अपने से भाई 1919 तक किसकी खोज हुई, प्रोटॉन, और उसके बाद ही न्यूट्रॉन का टॉपिक भी आ रहा, देखो 1932 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ, और इन्होंने 1919 में दे दिया था। अगला देखो, राइट ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल up to 3 shell। ये बन गया मॉडल। इस पे लिखो न्यूक्लियस, और फिर इसे लिखो के शेल, और के शेल में क्या लिखो, एल शेल। के शेल में एल शेल, हाँ ऐसा लिखना पड़ता है, किस शेल में एल शेल लिखना पड़ता है। उसके अंदर कैसे आएगा लेकिन, ये हमें नहीं पता, लेकिन आता है। क्या के शेल के अंदर एल शेल, हाँ ये सर बोल रहे हैं, क्या मतलब ये शेल एल शेल एम शेल। हाँ तो सही तो है, सर ने बोला के शेल के अंदर एल शेल, सर नहीं, एल शेल के अंदर एल सर 3 है ना, 3 एन भी तो है, हाँ? एन भी तो है, ठीक है ना, एन भी तो है, एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 1, ठीक है ना। एन शेल, एन एन उसका नंबर है, वो क्वांटम नंबर है। सर वो 4 तो वो 4 है, वो कह रहे हैं 3 शेल वाला मॉडल बनाओ, जैसा बोलेगा वैसा बनाएंगे, अपने मन से बना दो।
चलो okay Metal. what do you think would be the observation if alpha particle scattering is carried out using a foil of metal other than gold? अगर मान लो गोल्ड ना होता एल्यूमिनियम होता तब क्या होता? गोल्ड में सर वो ज़्यादा मेलेबल नहीं होता तो वो उतना पतला नहीं बना पाता उससे तो एक लेयर ज़्यादा होती तो ज़्यादा रेज Malleable का वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती। हमें समझ नहीं आया। So if ठीक सारा है की भाषा नहीं आती। देखो if other than gold ज़्यादा वो जो अल्फा पार्टिकल है ना वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हैवियर भी किया जा ज़्यादा सकता था। rebound भी होते हैं। मान लो जैसे हैवियर मेटल लो तो गोल्ड से हैवियर यूरेनियम है हाँ और यूरेनियम या भी तो- और भी आगे ले लो मान लो मरकरी ले लो जो उससे आगे है ना मरकरी की शीट कहाँ से बनेगी? लेड ले लो वही ना लेड तो काफी स्ट्रॉन्ग लेड और लाइटर वो वो अब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा। लाइटर में एल्यूमिनियम वुड बी टेकन अगर वो ले लिए जाते then the angle of deviation may differ हाँ। however the result may be same एंगल तो बदल सकते थे भाई अलग अलग है इस जैसे एल्यूमिनियम के सेंटर में क्या 13 प्रोटॉन है बस तो सही है और जैसे लेड है तो लेड के केस में जरा देखो 79 80 81 82 प्रोटॉन है क्या है 82 अरे ब्लू वाली उसमें देख लाइन में एंगल ऑफ डेविएशंस उसमें येलो वाला के ऊपर जो एफएल के ऊपर एफएल के ऊपर में डिफर हाउएवर जो ऑब्जर्वेशन ये येलो लिख रहे हैं सारे उसमें एफएल के ऊपर पीबी में भी सेम क्या ऑब्जर्वेशन तब भी सेम रहता एंड इट में ये क्या कर सकता कि थॉमसन्स मॉडल को इट में है पोटेंशियल टू रिजेक्ट थॉमसन मॉडल क्योंकि इसी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग नहीं तो किया था रिजेक्ट है ना एंड थॉमसन मॉडल रिजेक्ट हो जाता है समझ आया कि नहीं कोई भी होता तुम एल्यूमिनियम ही ले लेती तो क्या रिबाउंड ना होता तो क्या थॉमसन मॉडल रिजेक्ट ना हो जाता तो चाहे आप मरकरी ले लो एल्यूमिनियम ले लो तो भी रिजेक्ट तो हो ही जाता अब जरा देखें फिर हमें सौम्या की बात पर भी गौर करना चाहिए सर वो तो बता दो क्या कि 10th में बोर्ड्स को गलत प्रूफ या फेल किसने किया हाँ? 10th में मॉडल को फेल किसने किया है फ्रेंड के साथ अभी कल परसों क्लास हो रही है बुला लेंगे तुमको सर बस वही नाम जानना है नाम बता दो बस सर वो क्यों मिटाया वो लिख रहा था अच्छा नीचे बनेगा तो बता दिया करो किसी ने लिख रखा होगा मैंने लिख दिया दे दो चलो हाँ उसी में लिख दिया है वही बैठ के। न्यूट्रॉन याद करके चलो ये ठीक पूछ रही हैं कि क्या बोर्स मॉडल को हीजनबर्ग ने फेल किया और हीजनबर्ग के मॉडल को श्रोडिंगर ने फेल किया मतलब ये आगे की बातें कर रही हैं और और- स्ट्रोडिंगर आप ही 10th क्लास की बातें और फिर ये कह रही क्या श्रोडिंगर मॉडल को डी ब्रॉगली ने फेल किया हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं है हम लोग को क्या लेना देना वो अरे जानते ही पीएचडी पढ़ेगी ना तब तक कोई ना कोई फेल कर ही जाता सबको अरे क्या फेल करने लेटेस्ट कुछ नहीं अभी चल रहा है मॉडल लेटेस्ट क्या है लेटेस्ट निकालना आप ना अब आगे की बात करो जेम्स चैडविक 1932 में इन्होंने क्या किया सो नो चार्ज एंड मास नियरली डिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्होंने नेम्ड एज न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल किया तो बेरिलियम पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया
बेरिलियम समझते हो? 4 और 9, इसका क्या मतलब है? 4 और 9 से ऊपर वाला 4 प्रोटॉन है, और ऊपर वाला टॉपिक प्रोटॉन और प्लस, सही है? कोई मुझे बता सकता है इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? इसमें बेरिलियम 5, क्योंकि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। कोई मुझे बता सकता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस पे किसने बम्बार्डमेंट किया बोलो? हीलियम के अल्फा पार्टिकल ने। क्या यही अल्फा पार्टिकल है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, सिर्फ उसका न्यूक्लियस होता है। और सुनो, बेरिलियम के न्यूक्लियस पे किसने बम्बार्ड किया? फिर से समझो नेहा। सर ये नहीं समझ में आया देखो कि पूछोगी नहीं, न्यूट्रॉन पूछो 10 बार तो समझ में आ जाएगा। तुम संकोच करके बैठ जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। पूछना तुम्हारा अधिकार है। तुम पूछोगे सर नहीं समझ आएगा तो हम बताएं नहीं, जो पूछता है हम बताते हैं। बोलो क्या हम नहीं समझ। ये देखो, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल अपने आप निकलते हैं? हाँ बोलो सही है, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट इसके अपने आप निकलते हैं, अनस्टेबल है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? क्या वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है? चल, अब इसने किसके न्यूक्लियस पे अटैक किया? क्या यहाँ पर 4 प्रोटॉन थे और कितने न्यूट्रॉन थे? इसी से दिखाया। और इस पे किसका अटैक हुआ बताओ? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को मैं क्या बना लूं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्या यही हीलियम होता है? चेक करो जरा, होता है? समझ में नहीं आया फिर से समझो, हीलियम ने किस पे अटैक किया? हीलियम पे। हीलियम है बेटा, क्या नाम है आपका? सनी। हीलियम ने किस पे अटैक किया बताओ? बेरिलियम पर। बेरिलियम पर अटैक कर दिया। हीलियम, अगर हीलियम के न्यूक्लियस में, हीलियम के न्यूक्लियस को तुम अल्फा पार्टिकल मानो, क्योंकि शुरू से चल ही रहा है। और उसने किसके न्यूक्लियस पर अटैक किया? बेरिलियम के न्यूक्लियस। अच्छा, इसके न्यूक्लियस पर अटैक करते समय इसके बहुत सारे पार्टिकल इसी के अंदर रह गए। हमें मालूम नहीं है रह गए। ये सब क्या है? 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन मिलके कितने हुए? 6। देखो ध्रुव बता भी रहे हैं। कैसे बता रहे 6 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन छिटक गया माइनस हो गया। और माइनस हो रुक जाओ। ये बताओ, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं वो क्या कहलाता है? 6 प्रोटॉन कार्बन होता है। कार्बन को समझते हो? 6 प्रोटॉन। तो बोलो ये इसकी पहचान करो, ये कार्बन बना। यस यानी जो बेरियम चमकदार था उस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट क्या हो गया? वो तो कोयला बन गया। कार्बन कोयला। अब सही है। और साथ में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल निकला, वो क्या था? बम्बार्डमेंट का मतलब है, बम्बार्डमेंट का मतलब फेंको विद हाई स्पीड इफ इट कोलाइड्स। बम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज पर कोई चीज तेजी से फेंकना। तो अल्फा पार्टिकल किस पर बम्बार्डमेंट कर रहा है? न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम। देखो सेंटेंस ध्यान से सुनो तब बोलना। When alpha particles are bombarded on nucleus of beryllium, then it get converted into nucleus of carbon and 1 neutron is released. Repeat करो। When alpha particles are bombarded on nucleus of beryllium, it gets converted into nucleus of carbon and 1 neutron is released. जब वो पूरा का पूरा बोल देती हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। बोलो सही बोला सर फिर से भी। सही बताया। थोड़ा सा शुरू में न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम नहीं बोलो। बोलो nucleus of beryllium. So 1 neutron was released. नहीं बताओ। सर अभिषेक आप बताओ। when alpha particles bombarded to nucleus of beryllium, it converted into
it converted into बोलो nucleus of When alpha particle was bombarded on nucleus of beryllium, then it converted into nucleus of carbon and one neutron was released. अब जो न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, बताओ यशिका, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगी तो किधर मुड़ेगा, प्लस की ओर की माइनस? कहीं अरे ना ये कैथोड की तरफ बिहेव कर रहा है, ना ये कैनाल लेके, बोलिए कैसा पार्टिकल है? क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है। चार्ज यानी कह रहे हैं ना, ये किसी की तरफ बिहेव ही नहीं करेगा, नहीं ये न्यूट्रल है, और इसलिए इसका नाम रखो न्यूट्रॉन। निकल जाएगा। समझ नहीं आया। वेरी स्मार्ट। जब ना ये- कैथोड जा रहा ना कैथोड। मतलब कैथोड कहते हैं इलेक्ट्रॉन की बीम को, और कैनाल कहते हैं प्रोटॉन की बीम को। तो इलेक्ट्रॉन की बीम जाती तो वो किसी की तरफ क्या डिफ्लेक्ट होती, और अगर कैनाल रे की बीम जाती तो क्या कहीं डिफ्लेक्ट होती? कहाँ डिफ्लेक्ट होती? लेकिन ये कहीं हुई, तो इसलिए इसे क्या, इस पे चार्ज ही नहीं तो कहाँ होगी? सो लिखो व्हेन अल्फा पार्टिकल, वेरी स्मार्ट। बात ना करें ऐसे इंडिविजुअली ना पढ़ाएं, यहाँ 2-3 क्लास नहीं चलेंगे, पैरेलल में। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप जानकार हो, और फिर बुद्धि में भी, बल बुद्धि में हनुमान जी जैसी हो। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी मच इंटेलिजेंट। bombarded on nucleus of beryllium, then it produces, ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है सनी, ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? Nucleus of carbon and release one proton. And one Nucleus of proton was carbon. neutron was released. And releases One neutron. one neutron which does not deviate in electric field. क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होगा? नहीं. Which does ना तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा. not deviate in electric field. जेम्स चैडविक ने काम किया था। जेम्स चैडविक called his neutron. ये स्टेट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? चैडविक, ये आपकी सूचना का अधिकार है। अच्छा. जैसे अभी अवनी ने पूछा नहीं, सर बताओ तो कैथोड रे क्या होती है, एनोड रे क्या होती है, अब न बताऊं तो उनकी सूचना के अधिकार से उनको मैं वंचित रख रहा हूं कि नहीं? मतलब I am keeping deprived सर of her right of चलो अब देखिए बोहर के जो मॉडल में इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बोर एंड बरी रूल के द्वारा इसे माना। कैसे इलेक्ट्रॉन अब भरे जाएं, बोर ने मॉडल दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो भरने हैं उसमें कि नहीं? एक और साइंटिस्ट थे, उनकी मदद से उन्होंने एक रूल बनाया। सो बोर एंड बरी रूल, बोर एंड बरी रूल। एकलव्य बात नहीं कर रहे हो आजकल बिल्कुल भी, पहले तो लगातार किया करते थे। क्या बात हो गई? अभी बीच में 2 मिनट चुप हो गए थे, क्या बात हो गया? बोर एंड बरी रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें? इन शेल्स ऑफ बोर मॉडल। किसमें? इन शेल्स ऑफ बोर मॉडल। चलो भरो, क्या बताया इन्होंने? पहली चीज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट, द मैक्सिमम number of electrons can be present
ठीक है, can be present in a shell is given by formula सर ऊपर वाली लाइट बंद करो। given by formula 2n square। किसके द्वारा? 2n स्क्वायर। जरा देखो। सर अगर ये जो न्यूट्रॉन बना मतलब जब अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ हाँ और जो न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम पे अटैक हुआ तो इसका अगर कोई मीडिया तो उस रूप से भेज देते ठीक है। Where n is energy level index, उसे क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल इंडेक्स। अब जरा देखो कि शेल और शेल का एनर्जी लेवल इंडेक्स लिखो। एनर्जी लेवल इंडेक्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो के शेल है, एम शेल है, के एल एम एन है, के एल एम एन। के का एनर्जी लेवल इंडेक्स क्या है? बोलो। into 1 n is equals to n is equals to 1 और n is equals to 2 और n is equals to 1। इन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n square तो लिखो 2n स्क्वायर, यहाँ लिखो 2 और फार्मूले में 1 डालो। 2 into 1 स्क्वायर। बोलो पहले शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 और सेकंड में 2 into 2 स्क्वायर। एंड इन थर्ड एंड इन फोर्थ 32। बोलो बात समझ में आ गई? क्या यही आपकी कॉपी में लिखा? जरा चेक करो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहली जो लाइन है अंशिका बोल के दिखाओ। the maximum number of electrons are present in the given shell by formula 2n square and it is given in Where n is where n is एनर्जी लेवल इंडेक्स। रिपीट करो। The maximum numbers of electrons present in an orbit is given by a formula 2n square where n stands for energy level index. के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एल में कितने होंगे? एल में कितने होंगे? एल में कितने होंगे? K का n is equals to 1, L का n is equals to 2. नहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, ज्यादा नहीं। अरे सर के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमें यही बताओ। 2 के एल में sorry 8 एल एम M भी 18 और फिर 32। 2 8 18 13 इतने मैक्सिमम आ सकते हैं? सर ये गलत बोल रहा है। ये तो और तक सेटिस्फाई करना है। अभी सब सेटिस्फाई होते हैं। अभी पढ़ो भी, अभी रूल पढ़ा नहीं, आप पहले से ही बोलने लगे। अरे एक ही रूल में सब काम बन जाएगा। अभी 2 रूल और हैं, पढ़ तो लो पहले। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हो सकते हैं? 8 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड। सबसे बाहर में कितने होने चाहिए? इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। इतने होने चाहिए, लेकिन इतने ना हो पाए तो भी आउटर में 8 ही होने चाहिए। आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए? 8। और तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell. Electrons are not accommodated in a given shell
unless the inner shells are filled. Inner shell जब तक भर न जाए, सर जैसे ठीक है, अंदर पहले भरेंगे, बाद में बाहर। यानी एक मिनट बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। जो पहले आएगा उसको पहली क्लास में डाला जाएगा कि नहीं? पहले आओ पहले पाओ, तो बात समझाएगी नहीं? अब सेकंड पॉइंट बताओ। The maximum number of electrons present on the outer shell are 8. सही है। थर्ड, Electron not आप बेटा। Electrons are not related into the left shell. The inner shells are filled. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। यानी इस तरीके से होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज दिस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन दिस। अब सर ये लास्ट वाला एक और समझो कि पहले इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गो इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल, देन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, देन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। समझ आई बात कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन आउटर शेल्स अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड। ये ठीक लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन, देखो, आउटर शेल्स अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड। समझ में आई बात कि नहीं? बाहर में नहीं भरेगा, पहले उसे कहाँ भरना चाहिए? अंदर में। ठीक। अच्छा, जैसे एम शेल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, बट अगर 8 भी फिल हो जाते हैं तो वही मैं समझाने जा रहा हूँ, उसकी अब कई चीजें समझाने जा रहा हूँ। स्टेबल होता है। अच्छा, एन में भी ऐसा कुछ होता है क्या? वो होता है, मैं उसे डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। 7 लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बार बोर्स मॉडल और बोरवेली रूल लिखवा लेना चाहूँगा। नोट कर लो। ये लास्ट लाइन लिखनी जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज। लास्ट लाइन, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप। सर बहुत बड़ी वाला भी मत कराओ पहले। ये ऐसे लिख लो या बुक में बनाए। सर पहले एक ले लो, बाद में बहुत बड़ी। सर अभी बोर्ड्स एंड बरी ले लो, दूसरा बात। हाँ, और ये हाँ सर प्लीज देख लो। 2 मिनट देंगे कौन सा लिखने में चला जाता है? तो हम टाइम देंगे, पहले तैयार कर लो, ये वाला और टाइम पूरा देंगे। अरे चाहे दो दिन यहाँ तैयार हो जाए तब भी। जब फिर तैयार है तो टेस्ट भी नहीं हो रहा, ये भी ना हो तो फील्ड फील्ड लिखो। ये भी लिखना है, ये नहीं, ये और ये नहीं लिखना। टेबल बनाओ या बुक में जैसा है वैसा लिखो। सर न्यूट्रॉन का नहीं लिखना ना? नहीं, न्यूट्रॉन को ओ तो फिर तो हो जाएगा। न्यूट्रॉन कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ हाँ, मिलेगा 5 मिनट। देखो आप, क्वेश्चन क्या है? अभी तो नोटबुक में भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। तो अरे तू ये बंद कर बजाना, दिमाग खराब। तेरा ना तेरा इसको फेंक दोगी ना खिड़की से? खिड़की भी नहीं खुलती है, नीचे गिरा दोगी वो सीढ़ियों में रहता था। बता के कहीं जा रही है? बता ना।
बता के जाऊंगी। बात मत करो, नोट कर लो। चल जाएगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा। चलो चलो तो इसके बेसिस पर अब हम लोग अपने 20 जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं या आइटम्स उनमें फिलिंग करेंगे। ये फनी है। सुनो, तो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। नाउ सर आपने बढ़ा दिए थे ना चलो एलिमेंट्स के फिर नाम। भी एक बार बता दें। CPS कलर के काम, मग कटी विक्रमन। अरे ये क्या है? तुझे वो भी आलसी सर ये 20 के बाद वाली बता निकूजन आलसी PS हा ही ली बे बक ना मग नीना मग मांगे मग आलसी आलसी PS कलर कल अर्थ केका कति विक्रमन बेको अच्छा करें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, क्लोरीन, आर्गन, अब देखो मैग्नीज, सुने, आयरन, बस बस बस। अब यहाँ पर इनमें प्रोटॉन के नंबर लिखे 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 3 प्रोटॉन 4 5 6 5 6 7 ये प्रोटॉन है क्या? इतने ही इलेक्ट्रॉन सर होंगे। एटॉमिक नंबर पे तो सेम ही होगा। हाँ, मतलब यहाँ से देखो तो ये जो सारे खिलाड़ी उनकी वर्दी में पीछे बैच लिखा है फर्स्ट एटॉमिक नंबर। पहले में जो आ रहा है वो फर्स्ट एटॉमिक नंबर पूरी एलिमेंट में। जो सेकंड आया उसके उसमें तेंदुलकर में जैसा जो 10वें नंबर पे आया तो 10 लगा दिया। सर जर्सी नंबर भी है, सर जर्सी नंबर भी है, नाम भी है। 17 कलर भी है। 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 तक लिखा दिया। अब जरा देखो कि जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन। अब अगले पेज पे देखो। और हीलियम को कैसे लिखेंगे? हीलियम। लिथियम को लिथियम। बेरिलियम एक आ रहा है। ये तो इजी है। बेरिलियम। बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन, नियॉन। सोडियम, नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 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 सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, सल्फर, chlorine, क्लोरीन, आर्गन, उसकी स्पेलिंग देखो, आर्गन, सल्फर, पोटेशियम सल्फर, क्लोरीन, chlorine, क्लोरीन, और आर्गन, आर्गन सिर्फ 18 तक पढ़ेंगे, हम आगे का पढ़ेंगे नहीं 18 तक। सर क्यों? बुक में 18 तक नहीं आएंगे। नहीं आगे भी सर 2 ही बच्चे हैं करा दो हाँ? 2 ही बच्चे हैं सर 2 और लिखा दो पोटेशियम पोटेशियम, कैल्शियम कैल्शियम। अच्छा, इसमें अगर हमें प्रोटॉन भरने हो भर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 1 भर देंगे क्या जा रहा है 4 5 6 7 8 9 ये न्यूक्लियस में जाएंगे और इनके प्रोटॉन दैट इज नियॉन में 9 के बाद क्या आएगा? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इनके प्रोटॉन 19 और 20। ये तो प्रोटॉन हो गए। क्या सेंटर में न्यूट्रॉन भी होंगे? न्यूट्रॉन भी तो सेंटर में होंगे ना। चैडविक ने बताया भाई सेंटर में प्रोटॉन ही नहीं रहते, प्रोटॉन तो रिपेल कर जाएंगे, भाग जाएंगे, उनको कौन वहां पे बचा के रखता है? इकट्ठा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। Zero. इसमें कुछ नहीं होता। 2, इसमें 2 4, अब यहाँ पे आ जाओ 6 2 के बाद हाँ आपने बताया था बताया तो था 6 है। अब इसके बाद 7 7 8 8 10, 6 7 8 में एक जैसा है। फिर यहाँ आ जाओ न्यूट्रॉन, यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ फिर 14 और यहाँ 16 और यहाँ पर 18, इतने बस तुम्हारे मिल रहे हैं। अब जरा देखो इसके इन सब में लिथियम और इन सब में एक एक जुड़ेगा, मतलब लीवे बकनॉफ में क्या जुड़ेगा? एक एक जुड़ जाएगा तो 4 5 6 8 फ्लोरीन में भी एक जुड़ जाएगा, क्लोरीन 10 10, और नियॉन में नहीं जुड़ेगा लेकिन सोडियम में जुड़ जाएगा, 12 तो इसमें जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम में भी जुड़ जाएगा। जरा सुनो, कुछ सिमेट्री लग रही है। 6 6 7 8 का देना, 10 10 12 12 14 14 16 16 अब ये 22 सर 22 कैसे? ऐसा होता है। दिस इज 20 और दिस इज 20, लास्ट के तो मिल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात फिर से समझो, 10 से याद करो, फ्लोरीन से 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 मानो इसको, लेकिन फिर 18 को काट देना, उसी के 22 लिख देना, मतलब सब कुछ सही है। आप कह देना 10 से लेके कितने तक 20 तक सब सही है, 10 का जोड़ा 12 का जोड़ा, उसके पहले 10 है, 6 6 सही है, इसे 8 8 मानो और इसे 8 काटो, 7 है कि नहीं? तो अब मैं शुरू से बताता हूँ, देखो 0 2 4 5 2 के बाद एक गैप है, 3 नहीं है, खुद ही बोल रही खुद ही करती 0 2 4 5 6 6 पूरी तो बोला सही है। अब इतनी बात समझ आ गई? और फिर उसके बाद क्या है? अब देखो ये जितने भी न्यूट्रॉन के नंबर है जो मुझे सीरियली बता दे, यशिका बता सकते हो सीरियल? सर 0 2 4 5 6 6 7 8 नहीं सर मैं बताऊं सर मैं अभी आपसे बेटा सर मैं 0 2 4 6 6 7 5 रह गया सर मैं बताऊं एक मिनट बेटा 2 4 5 6 7 8 7 8 सब मुझे 8 10 10 12 12 14 14 16 16 आ जाओ इधर,
इसको नोट कर लिया सबने? पहले नोट करो, सर कर लिया। इसका भी टेस्ट होगा क्या? नोट करो, यहीं पे करवा देंगे आपसे। और इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं बुला के करवा लेंगे। सर आ जाओ। अभी इसको नोट करने दो, नोट कर रहे हैं ना लोग। अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए? सर बुक में तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को करो। 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और यहाँ पर क्या है? 19 20 19 और 20 है। अब इसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बताओ के एल एम में कैसे भरेगा? ये भी कर लूंगा मैं भी ये भी कर मैं लिया। 2 1 मैं सब कर लूंगा ये। मैं जीनियस महान सबसे बड़ा ज्ञानी। के एल एम, ये देखो के एल एम में भरो तो कैसे भरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का 1 किस में जाएगा? वैलेंसी पूछ लो। अब सब चीज आती है तो क्या करें? क्या ही करें? लेकिन ये सौम्या को सब चीज आती है, ये पहले से ही पढ़ के आ जाती तो क्या करें? सर बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा फास्फोरस की 2 वैलेंसी कैसे है, बाकी तो मैं सब कर लूंगा। आगे की क्लास होता है। कहाँ? ये तो मैं सब कर लूंगा। 3 और 5 तो आगे बताया जाएगा। सल्फर ही है तो। फास्फोरस की है। ऑक्सीजन के साथ उसकी वैलेंसी मैक्सिमम होती है। दो मतलब दो कैसे होगी? समझ में आई? 2 हो सकती है, या तो सुन 5 है, 3 किसी से ले लेगा। लेकिन ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा गुंडा आदमी है। सही बताने, सच बताना, वो जिसके पास आता है सारे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, 5 के 5। आपने तो मतलब 4 से ज्यादा शेयरिंग। अभी सुनो, इतनी समझ में आ गई बात? सभी मैंने अब रुको जरा इधर, एक मिनट चुप रहो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे भरा जाएगा? सबसे पहले किस में जाएगा? के में गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? रुक जाओ, क्योंकि 2 मैक्सिमम तो है ना, 2 चला गया। 3 के लिए क्या करें ईशान? 2 1 क्योंकि 2 ही इसकी मैक्सिमम है। यस सर। और फिर 1, अगला एक और बताओ बेटा। 2 2 2 एक और बताओ। 2 3 रू अगला बताओ। 2 4 2 4 नेक्स्ट बताइए। 2 5 2 5 60 अगला बताइए। 2 6 2 6 बुक तो नहीं खुली, अगला बताइए। 2 7 2 7 अगला बताइए। 2 8 2 8 ये बताओ। 2 8 1 2 8 2 8 1 क्योंकि 2 के बाद 8 ही इसकी मैक्सिमम है। 2 8 8 1 कैसे? 2 8 1 होगा। 2 सही 8 है? अरे 2 8 8 ओके आंचल। 2 8 2 2 8 2 नाउ अभिषेक 13 का 2 8 3 सर इससे पूरा पूछो। दूसरा पड़ेगा। अगला 2 8 4 2 8 4 एक और 2 8 5 2 8 5 नेक्स्ट 2 8 6 2 8 6 यशिका। सर 2 8 7 लिख दिया। 2 8 7 2 8 और ये 2 8 8 8 नेक्स्ट 2 बहुत 8 बड़ा है। 2 8 8 9 8 1 KLM और N लिखो इसके आगे। 1 सर लेकिन थर्ड में तो 18 आ सकता है। हाँ तो 18 अब पूरा थोड़ी कर पाएगा। 9 के बाद क्या है, मुझे कोई जल्दी से 9 के बाद कितने दे दे। 17 अच्छा पहले ऑक्टेट रूल नहीं सॉरी कह रहे जब पूरा नहीं होगा 9 तो उसके चक्कर में होगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब बारी आती है इनके सिंबल की, तो यहाँ सिंबल लिखो। लीबे
सर इसका टेस्ट मीना मगालसी आलसी मगालसी PS कल और के और का चलो देखो ये सिंबल लिखे रहेंगे, हाँ नाम अपने मन से लिखना है। ओके और बता दो नहीं सिंबल नहीं सर सिंपल चाहिए सिंपल लिखे रहते तो नाम लिख सिंबल रहेगा, ऊपर भी लिखा रहेगा। सर पेपर पे आपने तो बोर्ड पे लगाना है। सर आपने कहा था बोर्ड पे ये बोर्ड एग्जाम ही है। क्या क्या लिखना है सिंबल रहेगा, नाम लिखेंगे और ये सब खाली कर देंगे। घाटे में चले जाएंगे सर आप घाटे में चले ऐसे बहुत गलती करेंगे लोग। घाटे में चले जाएंगे घाटा नहीं होगा, हम गलती कर सर आप घाटे में चले जाओगे बता दें